हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, हमने अब तक देख लिया कि भाई वर्क क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है। अभी अब तक हमने जो वर्क देखा था, वर्क का जो फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने एक चीज हमने अज्यूम कर ली थी कि वहां पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो कांस्टेंट है ना। अगर वो कांस्टेंट फोर्स है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी वेक्टर। ठीक है, मतलब कि डी एक्स वेक्टर, जो भी आपको बोलना है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब लग सकता है जब आपको दिया गया फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं आपको वेरिएबल फोर्स प्रोवाइड कर दूं और मैं आपको बोलूं कि भाई ये वेरिएबल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसका इस्तेमाल करके आप वेरिएबल फोर्स के द्वारा लगने वाला होने वाला वर्क डन निकाल पाओ? तो भाई हमारे पास है, ऐसा भी फॉर्मूला है। देखो, एक चीज नोटिस कर लेना, एक चीज दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए लग सकता है। आप वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हमने यहां पे मान लिया कि भाई फोर्स कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा, है ना। ऐसा हमने मान लिया है, मतलब कांस्टेंट मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स है। जहां से जहां तक का हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है उतना ही वैल्यू है ना। तो ये जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको जब भी कोई फोर्स दिया जाए तो वो हमेशा कांस्टेंट ही हो। भाई वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो समय के साथ साथ चेंज करता है फोर्स हो, वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होने वाला फोर्स हो। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको एक फोर्स दिया है भाई, अज्यूम कर लो कि ये मेरे एक फोर्स आपको दिया गया है, वो एक्स डायरेक्शन का ही है, लेकिन वो है 2x आई कैप। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 प्लेस करता हूं तो 1 मीटर पे भाई ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। जैसे ही आप 2 मीटर चलोगे, जैसे ही आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो अब ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 न्यूटन। हो सकता है ऐसा वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। जैसे आप 3 मीटर चले तो जैसे ही x की वैल्यू आप यहाँ पे 3 प्लेस करोगे तो यू विल गेट द आंसर 6 न्यूटन। तो भाई ये एक वेरिएबल फोर्स है। और ऐसा नहीं है कि भाई फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगता हो, मतलब कि एक्स तो एक्स में ही लगता हो, वाई डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन में ही लगता हो, जेड तो जेड में ही लगता हो, ऐसा नहीं है। फोर्स ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को 3D में मूव करवा पाए। और अगर कोई ऐसा फोर्स है कि जो उसको 3D में मूव करवा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि भाई वो 3 डायमेंशन का फोर्स है। और ऐसे फोर्स को मैं चाहूं तो ऐसे भी दिखा सकता हूं कि भाई ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के हो सकता है, ऐसा भी फोर्स हो सकता है। तो ये जो सारे फोर्स है ना, ये वेरिएबल फोर्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे हमने जो वर्क का फॉर्मूला निकाला है वो सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा अराइज हो गया कि भाई जरूरी नहीं कि एवरी टाइम हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कांस्टेंट ही हो, है ना। वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता हो सकता है, वो टाइम के साथ वेरी करता होना चाहिए, है ना, हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आती है। खैर हमारे लिए तो एनसीईआरटी में अभी तक हम देखेंगे तो सिलेबस के अंदर हमारे लिए डिस्टेंस के साथ वेरी करने वाला फोर्स ही सिलेबस में है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव में वो भी स्टडी करोगे कि अगर टाइम के साथ अगर आपको फोर्स वेरी करके दिया गया है तो ऐसे केस में आप वर्क डन कैसे निकाल पाते हो। ठीक है। खैर हम सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करेंगे, तो हम सिर्फ डिस्टेंस के साथ अगर कोई फोर्स वेरिएबल दिया गया है, मतलब कि आसान भाषा में बोलो तो अगर आपको कोई फोर्स वेरिएबल मतलब कि फंक्शन है एक्स का या वाई का या जेड का, जरूरी नहीं कि यहां पे सिर्फ मैंने एक्स लिखा है, एनसीईआरटी में एक्स लिखा तो इसका मतलब एक्स का वेरिएबल फंक्शन ही हो सकता है। भाई फोर्स वाई डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल भी हो सकता है, फोर्स जेड डायरेक्शन में जेड डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल भी हो सकता है। जिसके वेरी कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है ना, एक्स के साथ साथ वो वेरी कर रहा है, तो उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे। y के साथ साथ वेरी करे तो हम इसको फंक्शन ऑफ y बोलेंगे, z के साथ वेरी करे तो हम इसको फंक्शन ऑफ z बोलेंगे, है ना। तो ऐसे वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकाल पाते हैं, किस तरीके से हम निकालेंगे, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अज्यूम कर लो हमने ये फिगर ना एनसीईआरटी की किताब में से ही उठाई है, तो अज्यूम कर लो कि यहां पे जो ये फिगर के अंदर जो आपको फोर्स दिया गया है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि वो एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है ना। और वो कैसे वेरी कर रहा है, जब हमने इसको प्लॉट किया तो उसका कुछ नेचर
ये ब्लू कलर की लाइन को देखो, इस तरीके का आपको नेचर मिला, मतलब कि कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, कहीं से इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज हो रहा है, और इस तरीके से वो वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि यहां से आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 1 मीटर है, 1 मीटर से लेके आप आगे बढ़ते, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान लो कि 10 मीटर तक पहुंचे तो 10 मीटर में ये फोर्स अलग अलग वैल्यू अचीव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज ए वेरिएबल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिस्प्लेसमेंट एक्स के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पे हमने, शायद नहीं 100% हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने ये फोर्स को x का फंक्शन बताया है ना। तो हियर वॉट एवर द फोर्स इज देयर इट इज ए फंक्शन ऑफ x, डिस्टेंस के हिसाब से, x डिस्टेंस के हिसाब से वो वेरी कर रहा है ना। और मुझे ये फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क डन कितना होगा वो मुझे निकालना है। और टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो भाई मुझे वर्क कहां से कहां तक का वर्क निकालना है, तो भाई मुझे xi से लेके xf तक का वर्क डन निकालना है ना। तो ये fx फोर्स के द्वारा xi से लेके xf तक का वर्क कितना होगा, मतलब कि xi से लेके xf तक ये f ऑफ x ने कितना वर्क किया होगा वो हमें पता करना है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूं, देखो यहां पे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, भले वो फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के रिलेटेड है, लेकिन भाई उसी को इस्तेमाल करके हमें ये वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन निकालना पड़ेगा। हमारे पास भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज द वर्क डन ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे तो मुझे वेरिएबल फोर्स दिया गया है, तो अभी मैं कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई करूं, तो भाई आप कर सकते हो अगर आप इसको इतने xi से लेके xf तक के पूरे सेक्शन में नहीं देखो, और आप अगर इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये सेक्शन हो गया पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे आप सेक्शन में अगर इसको डिवाइड कर देते हो तो उतने सेक्शन के लिए आप देखो, उतने सेक्शन के लिए आप मान सकते हो कि फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है इतने सेक्शन के लिए, यहाँ पे देखोगे इतने सेक्शन के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे देखोगे तो इतने सेक्शन के लिए फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे देखोगे इतने सेक्शन के लिए कांस्टेंट है, इतने सेक्शन के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आप कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन कांस्टेंट है नहीं, इतनी एरर आ गई, देखो इतनी एरर छोटी सी आपको दिख रही है, ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप एरर बताएगी, हमें एरर आ जाएगी। यहाँ पे भी देखो हम इतना छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके इसको कांस्टेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन भाई वो एरर कुछ प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे भी देखो तो ये कुछ एरर तो प्रोवाइड करेगा। इतने रीजन में देखो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ढलान ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप छोटे सेक्शन में डिवाइड करके आप ये छोटे सेक्शन में होने वाले फोर्स को, लगने वाले फोर्स को आप कांस्टेंट मान के चलोगे तो नियरर अबाउट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटी एरर तो आएगी, यहां पे देखो ये एरर है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो आप इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करने से उतने सेक्शन के लिए आप यहां पे फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है, उतने सेक्शन के लिए। लेकिन कई जगह पे आपको उस छोटे सेक्शन में आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, कई जगह पे आपको कुछ एरर भी आ जाएगी, लेकिन वो एरर को भी नलीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे केस में वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाले वर्क डन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कहां से कहां तक का वर्क डन निकालने को बोला है ये वेरिएबल फोर्स की वजह से, वो पता कर लो। जैसे कि यहां पे बोला है xi से लेके xf तक का आपको वर्क डन निकालना है। उसके बाद क्या करो, यही xi से लेके xf तक के रीजन को आप छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो। लेट्स से कि अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ये सेक्शन, ये ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का जो भी आपको सेक्शन दिख रहा है उसको मैं कंसीडरेशन में लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरे xi से लेके xf तक का जो रीजन है, पूरा रीजन, उसको मैंने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसमें से मैं कंसीडरेशन में अभी ये सेक्शन ले रहा हूं, भाई उसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स, मतलब कि इतने रीजन में अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो भाई इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा भाई डेल्टा एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा एक्स बोलेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा एक्स। और मैंने मान लिया कि उतने डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स की वैल्यू है ना, जो फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स की वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने मान लिया कि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए होने वाला छोटा सा वर्क, सिर्फ उतने डिस्प्लेसमेंट के इतने छोटे से सेक्शन को ही, जो डार्क ग्रे कलर का जो रीजन है ना उसको देखो, उतने रीजन में होने वाला जो छोटा वर्क होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वर्क होगा, है ना। तो छोटा वर्क में क्या बोल सकता हूं, क्योंकि उतने डिस्प्लेसमेंट, उतने सेक्शन के लिए हमने फोर्स अभी कांस्टेंट मान लिया है ना।
क्योंकि अगर बड़ा रीजन है तो मैं यहां से इसको कांस्टेंट नहीं मान सकता हूं। आप देखो इतना वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन उतना छोटा सेक्शन है तो उसके लिए हमें, हाँ, मैं फोर्स को थोड़ा सा कांस्टेंट मान सकता हूं। हालांकि वहां पे गैप रहेगा, लेकिन वो गैप को भी हम नलीफाई कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटे सेक्शन के लिए होने वाला छोटा वर्क मैं क्या लिखूंगा, वही कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दे तो ये हम लिखेंगे F इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है। F इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा F वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा एक्स वेक्टर, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, अभी जिस तरीके से है उसी तरीके से हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने बताया कि कुछ सेक्शन ऐसे होंगे, जैसे कि अगर मैं ये सेक्शन लूंगा तो ये सेक्शन में जो मुझे वर्क डन मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गैप नहीं है ना, गैप नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे फोर्स यहां से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का फोर्स जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे देखो फोर्स, फोर्स कैसा, ये डायरेक्शन में। अब मैं अगर इसको जूम करता हूं तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि फोर्स इस तरीके से वेरी कर रहा है और हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है। हालांकि वो वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि इतनी एरर हमें मिल गई। लेकिन फिर भी हमने क्या मान लिया, फिर भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये एरर को, ये जो एरर आ रही है, कहीं कहीं पे एरर आ रही है, कहीं कहीं पे नहीं आ रही, ठीक है। मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे सेक्शन मैंने जितने बनाए ना, अल्टीमेटली अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, सॉरी टोटल वर्क डन निकालना है, तो मुझे हर एक सेक्शन को ऐसे, हर एक सेक्शन में होने वाला छोटा छोटा वर्क डन निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये सेक्शन है तो इसका वर्क डन कितना, इसको मैंने बोल दिया वर्क डन 1 डेल्टा W1, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा W2, इतने सेक्शन में डेल्टा W3, इतने सेक्शन में डेल्टा W4, इतने सेक्शन में डेल्टा W5। लाइकवाइज दिस जितने सेक्शन है उसमें होने वाले छोटे छोटे वर्क को मुझे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस कांस्टेंट फोर्स फार्मूला, और फिर उसके बाद मुझे उन सब को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि ऐड जब भी करूंगा तब मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कई सारे हिस्सों में मुझे यह दिख रहा है कि भाई कहीं पे गैप छूट रहा है, तो ये गैप की वजह से भाई यहां पे एरर आने वाली है। तो अभी क्या मैं ये एरर को नलीफाई कर सकता हूं, तो जी बिल्कुल नलीफाई कर सकते हो। आप अगर एरर को नलीफाई करना चाहते हो तो आप ये जो सेक्शन है ना उसको उतना बड़ा क्यों अज्यूम करते हो भाई, ये जो डेल्टा एक्स है उसको हो सके उतना छोटा अज्यूम कर लो। मतलब कि पहले इतना सेक्शन था, अभी मैं क्या करता हूं उसको और छोटा कर देता हूं। मान लो कि इतना छोटा सेक्शन, इतना छोटा सेक्शन, इतना छोटा सेक्शन, इतना छोटा सेक्शन, है ना। तो आप देखो अभी, अभी ये जो छोटे छोटे सेक्शन बने ना, मतलब कि यही सेक्शन और छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड हो गया, तो अब ऐसे केस में आपको नेग्लिजिबल एरर दिखेगी। मतलब कि जो एरर है वो है, अभी भी है, लेकिन वो नलीफाई हो जाएगी। देखो अभी गैप बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपको करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर मिल सकता है ऐसे केस में, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, हमने जो ये सेक्शन लिया है, बड़ा सा सेक्शन लिया ना, हम इसको क्या करेंगे और छोटा कर देंगे। मतलब कि ये जो डेल्टा एक्स है इसको ना के बराबर, अब जितना छोटा करते जाओगे ये सेक्शन को उतना आपको एक्यूरेट आंसर मिलता जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने ये सेक्शन को अभी जितनी विड्थ है उसकी जगह पे मैंने ये विड्थ को बस इतनी कर दी जितनी आपको दिख रही है ना, तो इतनी विड्थ कर दी, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में एरर ना के बराबर आएगी, है ना, एरर ना के बराबर आए। आप देखो ऐसे केस में भाई ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके दोनों पॉइंट को देखो, ये छेड़ा देखो और ये छेड़ा देखो, ठीक है। दोनों छेड़े पे अप्रोक्सीमेटली आपको कांस्टेंट फोर्स मिलेगा। तो आप इस तरीके से एरर को नलीफाई कर सकते हो, और एरर को नलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डेल्टा एक्स हो सके उतना छोटा अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब कि लिमिट यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेल्टा W, अभी देखो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करता हूं ना, तो ये डेल्टा W अभी डेल्टा W नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, छोटा वर्क, और छोटा वर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर इतने छोटे सेक्शन में होने वाला वर्क अगर छोटा है तो उससे भी छोटे रीजन में होने वाला, मतलब कि अभी मैं इसकी विड्थ और छोटी कर दूं, इसको और कॉम्प्रेस कर दूं, ये जो अभी विड्थ है उसको और छोटी कर दूं, तो ऐसे केस में वहां पे होने वाला वर्क बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको DW से डी नोट कर लेता हूं। तो DW इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा अभी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू नियरर अबाउट 0, f इंटू डेल्टा x इंटू कॉस थीटा, है ना, क्लियर है। मतलब कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो आपको पता है ये डेल्टा x कन्वर्ट हो जाएगा dx में। तो अब मेरे पास क्या आ गया,
मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये हो गया एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया अभी डी एक्स कॉस थीटा, है ना। क्लियर हुआ। तो इतना छोटा वर्क मुझे मिलेगा, है ना। तो एरर को नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, अभी जितना बड़ा रीजन, जितनी ज्यादा बड़ी मोटी विथ का हमने रीजन अज्यूम किया था, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे और छोटी विथ का, मतलब कि हो सके उतनी पतली छोटी विथ का, मतलब कि आप समझ लो कि इसको हमने छोटी छोटी ऐसी स्लिट के फॉर्म में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब जैसे आप ये विथ को कंप्रेस करोगे तो ये एरर भी अपने आप नलीफाई होती जाएगी। लेकिन जरा सोचो कि यहां पे मैंने जब भी इतनी बड़ी डेल्टा एक्स जितनी विथ ली थी, तब मेरे पास मान लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऐसे सेक्शन बने छोटे छोटे, मान लो 15। लेकिन जैसे मैं ये विथ को और छोटी कर दूंगा तो अभी यहाँ पे सेक्शन कितने बने, 200 सेक्शन बन गए, है ना। ऐसे छोटे छोटे 200 सेक्शन बन गए, 1 2 3 4। एक ही सेक्शन जो आपको दिख रहा है उसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन मिल जाएंगे। तो आप मजदूर तो नहीं हो कि भाई हमने मान लो कि यहां से एक्सआई से लेके एक्सएफ तक हमने 100 ऐसे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले रीजन बनाए, और हर एक छोटे छोटे पतले पतले रीजन में होने वाला वर्क डन हम निकाले, तो भाई यहां पे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। आप समझ सकते हो, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे वर्क निकालो और फिर उन सबको जोड़ो। क्या इसका कोई सही तरीका हो सकता है क्या? जी हाँ, इसका सही तरीका है। आप भाई ऐसे छोटे छोटे रीजन को आप छोटा छोटा वर्ड निकाल के जोड़ने की कोशिश करते हो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि भाई ऐसा करने से ज्यादा अच्छा है कि भाई आप इंटीग्रेट कर दो ना। ऐसा क्यों करते हो, आप इंटीग्रेट कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया, और यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक की रेंज लगा दी, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक की रेंज लगा दी, है ना। तो ये हो गया एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, है ना। तो भाई ये तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये हो गया एक्सआई से लेके एक्सएफ तक, और ये जो एफ इंटू डीएक्स इंटू कॉस थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो मैं इसको लिखे, क्योंकि अभी हमने पूरे एक्सआई से लेके एक्सएफ तक पूरी लेंथ ले ली है, तो वहां पे अभी हमारा जो फोर्स है वो एक्स का फंक्शन है, इसीलिए मैंने इसको एफ एक्स लिख दिया। और क्योंकि ये कॉस थीटा को नहीं लिखना चाहता हूं तो मैंने बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, और मैंने इसको क्या लिख दिया, इट इज नथिंग बट डी एक्स वेक्टर, है ना। एफ एक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स वेक्टर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल वर्क, वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाले वर्क को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला तो बना, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमने अजम्पशन ऐसा लिया है कि भाई जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है। जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपको जो भी फोर्स दिया जाएगा वो एक्स डायरेक्शन में ही वेरिएबल हो, है ना। वो वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है वेरिएबल, वो जेड डायरेक्शन में भी वेरिएबल हो सकता है। तो इन जनरल सेंस में अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहूं तो मैं वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, वर्क का फॉर्मूला इन जनरल सेंस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक्सआई से लेके एक्स एफ तक की रेंज एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इन जनरल सेंस का फॉर्मूला, जहां पे ये जो एफ वेक्टर है ना, इट इज ए वेरिएबल फोर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। हो सकता है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का हो सकता है वो एक्स वाई डायरेक्शन में का हो सकता है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स हो, है ना। जो भी हो, आप यहां पे वो वेरिएबल फोर्स प्लेस करोगे। और ये डीएस क्या है, ये डीएस भी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेर मैं यहां पे लिखूंगा कि ds वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। उसी तरीके से मैं यहां पे f वेक्टर को लिखूंगा fx आई कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। मतलब कि ये जो फोर्स है वो x डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स है। हो सकता है कि वो x डायरेक्शन में वेरी करता हो सकता है वो y डायरेक्शन का भी वेरिएबल हो सकता है वो z डायरेक्शन का भी वेरिएबल हो, है ना। तो इसीलिए हमने इन जनरल सेंस में क्या फॉर्मूला बना दिया, ये वाला फॉर्मूला बना दिया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, क्योंकि हमने यहां पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया है, एक्स डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपको एक्स डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स ही दिया जाए।
आपको y डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स भी दिया जा सकता है, आपको सिर्फ z डायरेक्शन में वेरी करने वाला फोर्स भी दिया जा सकता है, या फिर आपको xy डायरेक्शन का या yz डायरेक्शन का या xz डायरेक्शन या फिर तीनों डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स दिया जाए। तो ऐसे केस में क्या करोगे, यहां पे तो अटक जाओगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है। तो इसीलिए हमने इन जनरल सेंस में ये फॉर्मूला लिख दिया है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी फोर्स दिया गया है उसको यहां पे प्लेस करना है। जैसे कि हमारे पास जो भी फोर्स है, मान लो कि वो x डायरेक्शन का वेरिएबल हो या y डायरेक्शन या z या तीनों हो, ठीक है, तो हम इसको यहां पे प्लेस करेंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें भी, क्योंकि अगर x डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x से, मतलब कि dx से। अगर y डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dy से, एंड z डायरेक्शन का वेरिएबल फोर्स है तो dz से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए हमने कॉमनली इन जनरल सेंस में इसको dx dy या dz ना लिख के हमने इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर लिख दिया, जहां पे ds वेक्टर क्या है, dx i प्लस dy j प्लस dz k, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा है इसकी x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना, y का कितना, z का कितना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यूज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे समझ में आया कैसे वेरिएबल फोर्स से होने वाला वर्क डन निकाल पाते हैं। तो जब भी वेरिएबल फोर्स से निकलने वाला वर्क डन आपको निकालना है तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, इंटीग्रेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेंट फोर्स है तो वहां पे कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आप ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप कांस्टेंट फोर्स से होने वाला वर्क डन भी निकाल सकते हो। बस फर्क यह आएगा कि वहां पे फोर्स कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन जनरल सेंस का फॉर्मूला है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, वेरिएबल फोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड कांस्टेंट फोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों के लिए ये अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, इन जनरल फॉर्मूला है जिसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी जब भी बात आती है इंटीग्रेशन की तो बच्चों मेरे दिमाग में तो ये टर्म छपी हुई है, आपके दिमाग में भी ये छपी होनी चाहिए। मैंने बताया था कि भाई जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन अल्टीमेटली क्या होता है, एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट होता है ना। तो यहां पे भी भाई ये जो इंटीग्रेशन आया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन किसका है, फोर्स का x के साथ या फोर्स का y के साथ, या अगर z डायरेक्शन का फोर्स है तो z डायरेक्शन का फोर्स का z एक्सिस के साथ, है ना। ये इंटीग्रेशन है, मतलब कि अल्टीमेटली इन जनरल सेंस में बोलो तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन ये अल्टीमेटली आपको क्या देता है, एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट देता है। मतलब कि यहां पे इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किए तो अल्टीमेटली आप इसको ये पूरा एरिया ही कंसीडर कर लो, है ना, ये पूरा एरिया ही कंसीडर कर लो, क्योंकि जब आप इसके द्वारा होने वाला वर्क डन निकालोगे ना तो अल्टीमेटली वो क्या आएगा, इट इज नथिंग बट एरिया कवर्ड बाय दैट प्लॉट होगा, है ना, बाय दैट प्लॉट होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एफ वर्सेस एक्स का प्लॉट दिया गया हो या एफ वर्सेस वाई का प्लॉट दिया गया हो या एफ वर्सेस जेड का प्लॉट दिया गया हो तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना आपको वर्क डन निकालना है तो भाई वो प्लॉट के द्वारा जितना एरिया कवर्ड हुआ है ना वो निकाल लो। ठीक है, यहां पे तो ये रद्दी प्रकार का कर्व दिया गया है तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपको ऐसे सीधे साधे प्लॉट दिए जाए, जैसे कि एक ऐसा प्लॉट दिया गया है या फिर आपको ऐसा प्लॉट दिया गया है या फिर आपको ऐसा प्लॉट दिया गया है, भाई यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ऐसे केस में आपको ये सारे नोन फिगर है जिसका आप एरिया आसानी से निकाल पाते हो, और ये सारे जो प्लॉट दिए गए वो भी एफ वर्सेस एक्स, लेट्स से यहां पे एफ वर्सेस जेड, तो ऐसे केस में फोर्स निकालना बहुत ही सॉरी वर्क डन निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली आपको वर्क डन निकालने के लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है ना, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक देखो कांस्टेंट है, यहां तक यहां से यहां वापस वो वेरी करता जा रहा है ना, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी फोर्स है, यहां पे कांस्टेंट इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट, उसके बाद वो वेरी कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में वेरिएबल फोर्स हो गया, तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्या करो आप उसके द्वारा एरिया जितना कवर्ड हुआ है वो निकाल लो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट वर्क डन। ठीक है, तो यहां पे आसान तरीके से आप उसका वर्क डन निकाल पाते हो, है ना। तो जब भी प्लॉट दिया जाता है ना तो भाई हमेशा ये चीज नोटिस करना, प्लॉट जब भी देते हैं तो ऐसे केस में वर्क डन निकालना है, भाई आंख बंद करके क्या कर दो, नहीं आंख तो बंद नहीं करनी, आंख खुली रखनी है, आंख खुली रखे आप उसके द्वारा कवर होने वाला एरिया निकाल दो, वो एरिया ही आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इट इज, मैं यहां पे एक नोट भी लिख देता हूं कि this integration is nothing but equivalent to area covered by that plot, ठीक है, या फिर that graph।
ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आप करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन करो, अगर इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हो, जो प्लॉट आपके पास आपके सामने बन रहा है, अगर आप उसका एरिया निकाल सकते हो तो भाई डायरेक्टली एरिया निकाल दो, डायरेक्टली एरिया निकाल लो, आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है, एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट प्रोवाइड करता है ना। तो इंटीग्रेशन करने से आपको वही निकलेगा, मतलब कि यहां पे वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू, आसान भाषा में बोले तो एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या बोला है, ए वुमन पुशेस ए ट्रंक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton. Then calculate the work done by the two forces over 20 meter. मतलब कि यहां पे आपको एक वुमन दी गई है, एक बहन जी दिए गए हैं, बहन जी क्या कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ट्रंक को पुश कर रहे हैं, है ना। पहले तो जोर जोर से, मतलब कि पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत की उन्होंने पुश करने की ट्रंक को, और उन्होंने ये नहीं पता था उनको कि भाई ये जो ट्रंक है ना, उसकी नीचे की सरफेस है वो रफ सरफेस है, मतलब कि उनको ये नहीं पता था कि भाई रफ सरफेस होती है तो फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, आप जो एनर्जी लगा रहे हो ट्रंक को धक्का लगाने में, उसमें से एनर्जी वो स्ट्रो लेके खींच लेता है और हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो आप 100 जूल लगाओगे तो वो फ्रिक्शन उसमें से 10 जूल निकाल लेगा, तो इफेक्टिवली 90 जूल ही एनर्जी वहां पे लगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा यहां पे नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फ्रिक्शन क्या करता है। वो बहन जी को नहीं पता है, लेकिन आप साइंस समझते हो तो आपको पता चल चुका है कि भाई अगर कोई रफ सरफेस है और आप उसको धक्का लगा रहे हो तो आपकी 100% एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी, कन्वर्ट नहीं होगी, उसमें से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन स्ट्रो लेके खींच लेगा और हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा, है ना। तो यहां पे आपको ये सिचुएशन दी गई है कि भाई वो जो बहन जी है वो पहले तो फॉर्म में थे, बहुत ही फॉर्म में थे, तो उन्होंने ये ट्रंक को धक्का लगाना स्टार्ट किया। पहले 10 मीटर तक तो वो कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, है ना, एकदम फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में थे, उनके पास मतलब कि मान लो कि इतनी एनर्जी थी, उनको ऐसा लगा था मैं तो धक्का लगा के मतलब कि यहां से वहां तक ले जाऊंगी आसानी से, है ना। तो उन्होंने धक्का लगाना तो स्टार्ट कर दिया, पहले तो पार्टी फॉर्म में थी, तो इसलिए क्या हुआ कि भाई पहले 10 मीटर तक तो उन्होंने कांस्टेंट फोर्स लगाया। देखो आपको ये प्लॉट ड्रॉ करने को बोला है, लेकिन मैंने डायरेक्टली ये प्लॉट टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली ये प्लॉट मैंने यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो लेकिन आप लगा सकते हो, आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, पहले 10 मीटर तक तो भाई वो फॉर्म में थी पार्टी, इसलिए उन्होंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो फोर्स लगाते गए, कांस्टेंट फोर्स लगाए, वो भी 10 मीटर तक तो उन्होंने 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कांस्टेंट फोर्स लगाया। फिर 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद उनको पता चल गया कि भाई ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है ना। तो धीरे 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 उनके शरीर ने भी जवाब देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी उनका धीरे धीरे, क्योंकि शरीर जवाब देने लगा कि भाई अभी बस इतना 100 न्यूटन, अभी मैं थक चुकी हूं, इतना न्यूटन फोर्स नहीं लगा सकती। तो धीरे 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 उनके द्वारा लगने वाला फोर्स लीनियरली डिक्रीज करता गया, डिक्रीज करता गया, डिक्रीज करता गया। कहां तक डिक्रीज किया, 100 न्यूटन से 50 न्यूटन तक डिक्रीज किया, है ना। ये लाइन को जोड़ो और देखो 100 न्यूटन से 50 न्यूटन तक डिक्रीज करता है ना, ठीक। हाँ, तब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो पहले 10 मीटर तक तो उन्होंने कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद नेक्स्ट 10 मीटर तक, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको बोला है कि ट्रंक को उन्होंने 20 मीटर तक धक्का लगाया, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट 10 मीटर में क्या हुआ, आफ्टर 10 मीटर टू 20 मीटर उनके द्वारा लगने वाला फोर्स लीनियरली डिक्रीज होने लगा, है ना। और कहां तक डिक्रीज हुआ, 50 न्यूटन तक डिक्रीज हुआ। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली एक फ्रिक्शन लग रहा था जो कॉन्स्टेंटली 50 न्यूटन का फोर्स दे रहा था। फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए मैं फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाले फोर्स को नीचे दिखाऊंगा, दैट इज द -50 न्यूटन, है ना। तो नीचे वाई एक्सिस में, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे मुझे उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट लग रहा है, जो कांस्टेंट, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कांस्टेंट लग रहा है ना। तो इसीलिए ये वाला जो प्लॉट है वो हो गया फ्रिक्शन का प्लॉट, -50 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको ये कहानी दी गई है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एफ वर्सेस एक्स का। पहले 10 मीटर तक आपका ग्राफ ये होगा, कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स। आफ्टर दैट 10 से लेकर 20 मीटर तक तो उनका ग्राफ ऐसा लीनियरली डिक्रीमेंट वाला होगा,
ठीक है, और वो कहां तक डिक्रीज कर रहा है 50 न्यूटन तक। तो आपको यहां से नीचे ग्राउंड को टच नहीं करना है, आपको यहां से छोड़ देना है, 50 न्यूटन जैसे आता है वहां से छोड़ दो इसको, ठीक है। ये ग्राफ यहां से कंप्लीट, ठीक है। बस इतना होगा वुमन का ग्राफ। और अगर फ्रिक्शन का ग्राफ वुमन के द्वारा जो ग्राफ बनेगा, वुमन के द्वारा लगने वाला फोर्स का ग्राफ बनेगा, वो इतना होगा जो ब्लू कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इतना ग्राफ वुमन के द्वारा लगने वाला फोर्स का होगा। अभी फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो भाई उसका ग्राफ यहाँ पे नीचे ड्रॉ करना, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि वो तो थ्रू आउट दिस 0 से लेकर 20 मीटर तक वो तो कांस्टेंट लग रहा है, और फ्रिक्शन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए मुझे इसको -50 मीटर से, मतलब -50 न्यूटन से प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए उसका ग्राफ कहां जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा फ्रिक्शन के द्वारा होने वाला फोर्स, फ्रिक्शन के द्वारा सॉरी लगने वाला फोर्स का ग्राफ, ठीक है। तो आसानी से ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन तो हमने यहां पे देख लिया। अभी दूसरा क्वेश्चन, भाई यहां पे दोनों फोर्स, कौन से फोर्स है, यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो वुमन के द्वारा लगने वाला फोर्स एंड दूसरा फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स के द्वारा होने वाला बर्डन क्या होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो वुमन के द्वारा लगने वाले फोर्स का बर्डन क्या होगा, तो वर्क डन बाय वुमन ऐसा बोल देते हैं ना, वुमन के द्वारा लगने वाला फोर्स का वर्क डन कितना होगा। मैंने क्या बोला, जब भी आपको F वर्सेस X का प्लॉट दिया गया हो तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सीधा एरिया कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो हमें यहां पे कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि यहां तक तो कांस्टेंट है फोर्स, लेकिन उसके बाद वो वेरिएबल है, तो यहां पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं भाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट होता है ना। वो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट। तो मैं यहां पे, क्योंकि मुझे एरिया पता है यहां पे, तो भाई मैं क्यों उसका इस्तेमाल ना करूं। देखो, मैं इतना एरिया, टोटल एरिया निकाल लेता हूं। सो वर्क डन बाय वुमन इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा, तो ये टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है ना, इतना एरिया निकाल लो, इतना एरिया निकाल लो, तो वो आपको क्या बनेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा वुमन के द्वारा होने वाला वर्क डन, ठीक है। वुमन के द्वारा होने वाला वर्क डन, ठीक है। कितना एरिया निकालना है, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया आप निकाल लो, इतना एरिया आप निकाल, इतना, ये भी सारा है ना, इतना एरिया आप निकाल लो, ठीक है। तो ये एरिया जो भी देगा आपको वर्क डन की वैल्यू देगा, वो वुमन के द्वारा होने वाला, वुमन के द्वारा लगने वाला फोर्स के द्वारा होने वाले वर्क डन की वैल्यू देगा। लेकिन मुझे वो एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं आसानी से एरिया निकाल पाऊं, ठीक है। तो आसानी से एरिया निकाल पाऊं, इसके लिए मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा ये, पहला पार्ट बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया मुझे पता है। फिर दूसरा पार्ट बनेगा ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका भी एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं। एंड तीसरा पोर्शन बनेगा ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया भी मुझे पता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अच्छा ये जो वाला पॉइंट है ना, इसको मैं M नाम देता, मैं इसको M नाम देता हूं। तो मैं यहां पे वर्क डन ड्यू टू दी वुमन क्या लिखूंगा, वर्क डन ड्यू टू दी वुमन में लिखूंगा एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लॉट, वुमन के द्वारा लगने वाले फोर्स के द्वारा कवर होने वाला एरिया, ठीक है। और वो एरिया कितना है, तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एरिया कवर्ड बाय ABCD प्लॉट, ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD मतलब कि इतना एरिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल के द्वारा कवर होने वाला एरिया, प्लस एरिया कवर्ड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CME, मतलब कि इतना, ये ट्राइंगल के द्वारा कवर होने वाला एरिया, ठीक है। प्लस एक छोटा सा सेक्शन भी बाकी रहेगा ना, क्योंकि टोटल एरिया निकालना है हमें। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MDIE, ठीक है, MDIE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MDIE, ठीक। चलो, तो अभी इतना तो एरिया निकाल सकते हो ना, आसानी से निकाल सकते हो। बच्चों बताओ ABCD का एरिया कितना, तो लेंथ इंटू हाइट है ना, लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये हाइट कितनी है 0 से लेके 100, तो 100 है ना, तो 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल CME, ये ट्राइंगल के द्वारा कवर होने वाला एरिया कितना होगा, तो यहां पे मुझे वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना। तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, देखो इतना बेस है, वो कितना है बेस, 10 से लेकर 20, मतलब कि 10 के बराबर बेस है।
एंड परपेंडिकुलर कितना है, तो भाई इतना परपेंडिकुलर है। अभी इसकी लेंथ आप मेजर करोगे तो ये कितनी होगी, 50 से लेके 100, 50 से लेके 100 मतलब कि 50 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी 50 प्लस, देखो एरिया ऑफ MDIE मतलब कि ये रेक्टेंगल के द्वारा कवर होने वाला एरिया, तो इसका एरिया, इसकी लेंथ कितनी है, सो 10 से लेके 20, 10 से लेके 20 मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाई ये हाइट कितनी है, इतनी हाइट, तो भाई ये देखो ये हाइट भी कितनी, 0 से लेके 50, तो 50 है ना, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 50। ठीक, चलो तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1000, ये 5 2 जा 10, तो ये 250 प्लस ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो इसको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1750। तो कितना आया, 1750 जूल। दिस इज द आंसर, मतलब कि वो वुमन को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वुमन को 1750 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आंसर। ठीक है, 1750 जूल वर्क करना पड़ेगा, या फिर उस उतना वर्क किया है ना। चलो नेक्स्ट टू, एक्चुअली वुमन के द्वारा होने वाला नहीं, वुमन के द्वारा लगने वाले फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क डन है ना। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि भाई वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन कितना होगा, तो भाई ये वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, कितना होगा, तो भाई देखो फ्रिक्शन, ये देखो इतना एरिया कवर कर रहा है ना, फ्रिक्शन कितना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया, तो उतना एरिया निकाल लो। मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं, तो भाई मुझे इतना एरिया निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन के द्वारा होने वाले वर्क को निकालने के लिए, क्योंकि भाई मेरे पास प्लॉट है, तो भाई सीधी सी बात है, तो मैं एरिया ही निकालूंगा ना, एरिया ही निकाल लूंगा, क्यों इंटीग्रेट करने जाऊं भाई, एरिया निकाल लो। तो इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल कौन सा बना, तो ये देखो रेक्टेंगल बना AGHI, है ना, ये रेक्टेंगल बना AGHI, सो इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGHI, रेक्टेंगल AGHI। ठीक, क्लियर है। चलो तो इसका एरिया निकाल सकते हो क्या आप, हाँ जी निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा कितना होगा, देखो इसकी लेंथ कितनी है, तो 0 से लेके 20 मीटर, 0 से लेके 20, तो इसकी लेंथ होगी 20, है ना। और ये कितनी है, ये है भाई -50, 0 से लेके -50, तो -50। अभी आप बोलोगे कि सर यहां पे एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ जी बात तो सही है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वर्क डन तो नेगेटिव होता है ना, और हमें पता है कि फ्रिक्शन के द्वारा होने वाला वर्क डन वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैं यहां पे इसको लिखूंगा -50। मैं मानता हूं कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि फ्रिक्शन क्या करता है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता और वो इंटीग्रेशन वगैरह करता, तो यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता डिस्प्लेसमेंट के, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव मिलता। और आपको ये पता भी है कि वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए भले वो नेगेटिव नहीं होता है एरिया, हम सिर्फ निकालने के लिए एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम यहां पे कंसीडरेशन में लेंगे, है ना। तो इसीलिए ये होगा -5 2 10, 5 2 10 मतलब कि -1000 जूल, है ना। तो इतना वर्क होगा फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं वो कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। एरिया यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी रीजन का एरिया नेगेटिव नहीं होता है ना, लेकिन वर्क डन तो नेगेटिव हो सकता है ना, भले हमने एरिया का फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे केस में फोर्स फ्रिक्शन वाला जो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अपने आप वो नेगेटिव साइन प्रोवाइड कर ही देगा, है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला लगा रहा है वो सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा है, लेकिन वर्क डन कैन बी नेगेटिव, तो इसीलिए मैं इसको माइनस लिखूंगा, है ना। अब केएनसीटी की किताब में इसके सॉल्यूशन में ऐसा बोला गया है कि एरिया ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द फोर्स एक्सिस हैज ए नेगेटिव साइन, है ना। ऐसा बोला गया है कि एरिया आपका जो भी है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, इसीलिए इसको आप नेगेटिव कंसीडर कर लो। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि आपका जो फ्रिक्शन के द्वारा होने वाले वर्क डन का जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है ना। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।
बाय।